चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग ख़त्म कर चुके थे। एक दो टॉपिक बचते हैं उसके, वो भी मेनली एडवांस पर्पज़ के लिए, पर एक रिजल्ट आएगा उसमें एनर्जी डेंसिटी का, वो नीट वालों को स्पेशली याद करना ही है। सिर्फ रिजल्ट याद करो, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक टॉपिक बचता है, बस वो कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। रिजल्ट भी याद रखेंगे चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, क्या होता है? तो सपोज हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, उस रिंग के को हमने कुछ चार्ज दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें उस रिंग के ऊपर नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स तो उसके ऊपर जीरो होगा, है ना। पर अगर आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, और स्पेशली एडवांस के बच्चे जो बुकलेट सोल्व कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आए होंगे उस टाइप के, कि जो ये रिंग है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया है, इस रिंग में कुछ ना कुछ खिंचाव आता है ड्यू टू टेंशन। इसमें एक टेंशन होती है जिसकी वजह से इसमें कुछ खिंचाव आता है, कुछ एक्सटेंशन आता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सपोज मैंने क्यू चार्ज एक कंडक्टर को दिया, वो क्यू चार्ज कहाँ जाएगा? उस कंडक्टर के सरफेस पे। सबको पता अंदर कोई चार्ज नहीं जाता। तो ये जो क्यू चार्ज हमने कंडक्टर को दिया, अगर अभी भी हम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर देखें, वो तो जीरो ही है नेट फोर्स, ठीक है। पर कंडक्टर में भी कुछ खिंचाव आता है आपका, ठीक है। और इस खिंचाव को कंडक्टर के केस में हम मेजर करते हैं विद अ टर्म विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे हम क्या निकालते हैं? कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से उसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा, कुछ खिंचाव आएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलेंगे, रिंग के क्वेश्चन स्पेशली। उसको हम चार्ज देंगे, पूछेगा कि कितनी टेंशन है बताओ, ठीक है। तो आप एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा लेंगे, उस पर चार्ज, ठीक है। ऐसे मेथड हम बहुत बार कर चुके हैं, टेंशन, तो वो निकालने को बोलेगा, ठीक है। सेम फंडा कंडक्टर में है। कंडक्टर में क्या होता है, जब भी हम एक कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं जो कि उसके सरफेस पे आता है, तो अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज जीरो, बट देयर इज सम खिंचाव इन द कंडक्टर, जिसको हम मेजर करते हैं, विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर किसी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो कंडक्टर आपका फूट जाता है, वो कंडक्टर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसी को मेजर करने के लिए हमने डिफाइन की है एक टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो हम सरफेस पे बेसिकली कंडक्टर के क्या निकालेंगे? कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, वो हम इस सेक्शन में निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे इसको डिराइव करना है। तो सपोज ये हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको पता है, जहां शार्प एजेस होंगे वहां ज्यादा होगा, बिकॉज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। चलो अब ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, डीए एरिया का छोटा सा एलिमेंट, और यहां पे लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। लोकल का मतलब समझे, हर जगह सिग्मा अलग अलग है, एक यूनिफॉर्म होता है ना, मान लो ये ऐसा होता है यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या है, सिग्मा, हर सिग्मा पूरे के लिए सेम है। क्यों? क्योंकि हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। पर यहां पे हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी अलग अलग है, जिसकी वजह से जहां की हम बात कर रहे हैं हमने सिग्मा वहां का लिया। तो सिग्मा इज बेसिकली लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल का मतलब समझ में आ रहा है? लोकल का मतलब यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हर जगह अलग अलग होगी, ठीक। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। सरफेस पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका एरिया था डीए, और जहां पे लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी थी आपकी सिग्मा। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं वहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से समझना, ठीक है। और एडवांस के बच्चे नीट के नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि वहां कोई काम का नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा? सो प्रेशर विल बी फोर्स बाय एरिया, है ना, बिल्कुल सही। फोर्स, कितना फोर्स एक्ट करेगा यहां पे? क्या? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, ये तो हम पढ़ चुके बहुत बार, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट विल बी इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे होगी, डिवाइडेड बाय इसका एरिया विच इज डी है ना। डी क्यू क्या? इसका चार्ज, दैट विल बी सिग्मा इंटू डी ए,
इंटू ई डिवाइडेड बाय डी ए। ठीक, अब यहां पे गलती होती है बहुत बच्चों से, तो वो मैं गलती आपको बता रहा हूं कि आप क्या करने वाले हैं। आधों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। डी ए काटा उन्होंने, तो ये आया सिग्मा इंटू ई। ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड, और कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आंसर आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप आपका गलत है। ठीक है, आंसर सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है, आंसर है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब गलती की आप बहुत ध्यान से सुनना। ये जो ई आपने लिया है, ठीक है, ये ई कौन सा लिया आपने सॉल्व करते हुए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? ये ई आपने लिया है पूरे कंडक्टर की वजह से जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, पूरे कंडक्टर की वजह से जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो लिया आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ी हैं तो आपको एक चीज पता होगी, अगर हमें Q1 चल, तो आवाज चली गई थी, तो वापस आते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर मैं किसी Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं, या मान लो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं Q1 की प्रेजेंस में, मतलब मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, और सपोज मुझे Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है। ठीक, तो आपको पता है ये फोर्स हम कैसे निकालते हैं? तो Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या लिखते हैं हम? Q2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो करते हैं हम। जैसे सपोज ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। ठीक, मुझे चाहिए कि Q2 के ऊपर फोर्स बताओ कितना लग रहा है, तो फोर्स ऑन Q2 विल बी Q2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती किसकी है? अगर आपको अच्छे से आता होगा, आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q1 ओनली। ये सिर्फ होती है Q1 की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। ठीक है, मतलब किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बराबर। पर ये जो ई है, इसमें Q2 का तो कोई यूज ही नहीं है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q1 ओनली, है ना। Q2 की तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते ही नहीं है वाइल टेकिंग द फोर्स। ठीक है, सो वाइल कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन Q2 वी नेवर कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, वी ओनली कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। यही करते हैं हम लोग। तो यहां पे भी सेम अप्लाई होना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम? डीए जो एलिमेंट हमने लिया, जिसका एरिया डीए है, उसके ऊपर हम चाहते हैं फोर्स निकालना, है ना। तो उसके ऊपर जब हम फोर्स निकालेंगे तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बात ऑब्वियस है। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं है? बिल्कुल, ये तो पूरे कंडक्टर की वजह से है। पर इस गिवन चार्ज, छोटे से चार्ज dq के ऊपर अगर मुझे फोर्स निकालना है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस शुड बी ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। इस dq को छोड़ के, इस dq को छोड़ के जो रिमेनिंग है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। पर मैंने जो कैलकुलेशन में लिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली पूरे की वजह से, तो उसमें ये भी आ गया और रिमेनिंग भी आ गए। पर मुझे चाहिए किसकी वजह से? सिर्फ रिमेनिंग। पता है ना ये कंसेप्ट तो, कि अगर हम किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो फोर्स आता है, वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस, क्योंकि हम गिवन चार्ज की तो फील्ड कंसिडर ही नहीं करते हैं। पता है ना ये बात? तो ये सेम फंडा यहां भी अप्लाई होगा आपका। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ी ना फेल हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डीए के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना चाहते हैं, तो वो होगा डीक्यू, इसका एलिमेंट का चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, चलो अब मुझे, मेरा काम बचा रिमेनिंग की वजह से फील्ड निकालना। ठीक, अब मुझे एक चीज पता है, पूरे की वजह से फील्ड तो मुझे पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पता है। तो दिस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे की वजह से फील्ड, दिस शुड बी इक्वल टू फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, है ना, प्लस फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सम होगा? इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है प्लस रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड है ना। मुझे चाहिए किसकी वजह से? रिमेनिंग की वजह से, क्योंकि वही यूज होगा यहां पे।
तो अगर मैं एलिमेंट वाली फील्ड निकाल लूं तो रिमेनिंग क्या आ जाएगी? तो कितना आ गया बताओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट दैट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, जो हमको निकालना है। अब एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है ना, क्योंकि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन पूरे कंडक्टर की वजह से जस्ट आउटसाइड के पॉइंट के लिए हम बात करते हैं। अच्छा, अब एलिमेंट की वजह से क्या होगी, ध्यान से देखना, ये हमारा एलिमेंट है डीए, ठीक। अब एक चीज ध्यान से समझो कि डीए की वजह से हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड के पॉइंट। पूरे की वजह से मुझे पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, रिमेनिंग की मुझे चाहिए तो एलिमेंट की मुझे निकालनी पड़ेगी। तो एलिमेंट की वजह से जस्ट आउटसाइड, तो अब ये क्या होगा, एक्चुअल में ये एलिमेंट छोटा है आपका डीए, बहुत छोटा सा एरिया है आपका, ये एलिमेंट बहुत छोटा है, पर जस्ट बाहर के पॉइंट के लिए, क्योंकि ये पॉइंट जस्ट बाहर है आपका, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम इसकी रेंज का होगा। तो जस्ट बाहर के पॉइंट के लिए दिस एलिमेंट विल बिहेव एज अ नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है, समझ रहे हो? दिस विल बिहेव एज अ नॉन कंडक्टिंग शीट फॉर पॉइंट P, क्योंकि P बहुत पास है आपका, तो P का डिस्टेंस बहुत छोटा। तो मैंने बताया भी था इनफाइनाइट जो टर्म है वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है आपकी शीट बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है ऐसा नहीं। पॉइंट अगर बहुत पास हुआ तब भी आपकी शीट विल बिहेव एज एन इनफाइनाइट शीट, ये बताया था मैंने। तो इसमें भी वही फंडा है, एक्चुअल में डीए छोटा है आपका, पर डीए छोटा होने के बाद भी जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए दिस विल बिहेव एज अ नॉन कंडक्टिंग शीट। और एक नॉन कंडक्टिंग की वजह से फील्ड कितनी होती है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो कितना आ गया ये, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग, और मुझे रिमेनिंग ही चाहिए थी। कितनी आ गई रिमेनिंग की, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें यूज करो। सो डीए डीए विल कैंसिल आउट, तो सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी वैल्यू, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, ठीक है, क्योंकि मुझे डीक्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स चाहिए था, तो उसमें सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है, बचे हुए जितने चार्जेस है उसकी, खुद की तो आती ही नहीं है उसमें। तो कितना आंसर आ गया आपका, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, जिस पॉइंट की, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहां पे लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये यूनिफॉर्म है तो पूरे के लिए सिग्मा सेम होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके लिए सेम होगी। पर अगर ये आर्बिट्रेरी शेप का है तो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होने की वजह से सिग्मा आपके अलग अलग होंगे। तो जिस पॉइंट की वो बात करेगा क्वेश्चन में वहां का सिग्मा आपको लेना है। तो फाइनल आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आया, समझ में आ गया सबको? चलो, वो गलती क्या थी वहां पे, हम जो ई ले रहे थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वो पूरे कंडक्टर की वजह से ले रहे थे, पर डीक्यू के ऊपर लगने वाले फोर्स में जो फील्ड आएगी वो डीक्यू की वजह से आ ही नहीं सकती, वो रिमेनिंग की वजह से आएगी, इसलिए पहले हमको रिमेनिंग की वजह से निकालनी पड़ेगी, विच विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच ये आपका क्या महसूस करेगा, खिंचाव महसूस करेगा, ठीक है। अगर ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो गई तो ये आपका टूट जाएगा कंडक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो लास्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ये भी इसी के कंटिन्यूएशन में। अब ये नीट वालों को इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं लिख भी देता हूं, रिमेंबर द रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद करना ही है, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, ठीक है। वहां पे आएगा एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आप पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक, ये मैंने एक
एरिया लिया डीए, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, क्या इस कंडक्टर के लिए कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या महसूस करेगा, कुछ खिंचाव महसूस करेगा। तो क्या ये एक्सपेंड हो सकता है? बिल्कुल। अगर इस ये खिंचाव महसूस करेगा तो दिस कंडक्टर कैन एक्सपेंड, ठीक है। तो सपोज मैंने ये कंडक्टर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, ये कंडक्टर एक्सपेंड होके कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। कितना एक्सपेंड हुआ है? सपोज ये एक्सपेंड हुआ आपका डीएल, ठीक है। डेरिवेशन नहीं भी करोगे, रिजल्ट करोगे चलेगा, कोई जरूरत है भी नहीं डेरिवेशन की, सिर्फ रिजल्ट से हमको मतलब है, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो नीट हो, पर रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ये कंडक्टर जो है वो कुछ एक्सपेंड हो सकता है। तो सपोज एक्सपेंड हो गया आपका कितना, डीएल, ठीक है। अब मुझे एक चीज सोच के बताना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जब स्टार्टिंग की हम बात करें, इनिशियल सिचुएशन में ये कंडक्टर ऐसा था जो मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक। फाइनल सिचुएशन मैंने रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से। इनिशियली ये ऐसा, ये सॉलिड लाइन मतलब ये कंडक्टर है, क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के? नहीं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपकी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है कि नहीं? मतलब यहां कहीं जो पॉइंट है, यहां कहीं मान लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनिशियली। पर फाइनली जब ये एक्सपेंड किया तो फाइनली ये क्या ऐसा हो गया जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, बराबर। अब ये जो पॉइंट मैंने इनिशियली लिया था ये वाला, क्या वो अब इसके अंदर आ गया, इनसाइड पॉइंट हो गया? स्टार्टिंग में वो पॉइंट आउटसाइड था आपका, पर एक्सपेंड होने के बाद वो पॉइंट आपका क्या हो गया? इनसाइड हो गया, बराबर। तो मतलब स्टार्टिंग में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? दैट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर फाइनली व्हेन द कंडक्टर गेट्स एक्सपेंडेड तो आपका क्या हुआ? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। मटेरियल में फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो फाइनली जब वो एक्सपेंड हुआ तो वो पॉइंट किधर आ गया आपका? कंडक्टर के अंदर, और अंदर कोई भी फील्ड नहीं होती। तो पहले फील्ड थी, एक्सपेंड होने के बाद फील्ड नहीं थी, सही है। तो मतलब क्या हो गया आपका? एनर्जी का लॉस हो गया आपका। पहले एनर्जी थी, बाद में एनर्जी नहीं थी। तो ये जो लॉस हुआ, ठीक है, ये कहां गया? ये गया आपका वर्क डन इन एक्सपेंडिंग। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं वर्क एक्सपेंडिंग में निकाल लूं कि एक्सपेंडिंग में कितना वर्क लगा, एक कंडक्टर जो एक्सपेंड हुआ डीएल, इसमें कितना वर्क हुआ, अगर मैं ये निकाल लेता हूं, क्या वो एनर्जी के इक्वल हो जाएगा आपका? वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैं निकालना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। फिर से सुनना एक बार। हमने क्या किया, एक कंडक्टर था हमारे पास, उस पर हमने एक एलिमेंट लिया ऑफ एरिया डीए, वेरी स्मॉल एरिया डीए, ठीक। अब मुझे एक चीज पता है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इन साइड अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। यहां तक भी समझ गए। और सरफेस पे चार्ज आता है ये भी सबको पता होगा, हर जगह अलग अलग आएगा अगर ये आर्बिट्रेरी शेप का, ये भी सबको पता है। चलो यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या देखा, पिछले सेक्शन में मैंने देखा कि अगर कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो सरफेस पे आता है, पर नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद उस कंडक्टर की टेंडेंसी होती है टू एक्सपेंड, ठीक है। किसकी वजह से? वो होती है टेंडेंसी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हमने मेजर किया लास्ट सेक्शन में, विच कम्स आउट टू बी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर अ कंडक्टर। इसकी वजह से क्या करना चाहेगा? ऑब्वियसली एक्सपेंड करना चाहेगा, ठीक है। फ्लूइड वगैरह अच्छे से पढ़ चुके हैं सब लोग, पता ही होगा। अच्छा, तो मैंने इस केस में क्या देखा, मैं निकालना चाहता हूं एनर्जी डेंसिटी, विच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सपोज ये कंडक्टर आपका एक्सपेंड हो गया, कितना? डीएल। ध्यान से दिख रहा है सबको? डीए मैंने एक टुकड़ा लिया है, डीएल एक्सपेंड करवाया, डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो मैंने एक पॉइंट लिया जस्ट आउटसाइड इनिशियल के, इनिशियल दिख रहा है आपको सॉलिड लाइन से, उसके जस्ट आउटसाइड मैंने एक पॉइंट लिया पी, पी। अब आप पी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, बस पी को ऑब्जर्व करो और कुछ नहीं।
तो इनिशियली जब वो कंडक्टर इनिशियल कंडीशन में था, इनिशियल पोजीशन पे था, बिना एक्सपेंड हुए, ठीक है, तब पी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और वो कितनी थी? ऑब्वियसली सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बराबर है यहां तक? अच्छा, अब प्रेशर की वजह से वो एक्सपेंड हो गया। अब जैसी वो एक्सपेंड हुआ तो वो पॉइंट जो है वो उसके अंदर आ गया, इनसाइड लाई कर गया। अब इनसाइड तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं, तो पी पॉइंट पे क्या फंडा चल रहा है, क्या चल रहा है? तब से पी पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी जीरो। ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी थी पहले, अभी वो एनर्जी गायब हो गई। समझ रहे हो? तो एनर्जी गई कहां? तो एनर्जी कहां गई? इनिशियली थी, फाइनली नहीं थी, तो एनर्जी कहां गई? दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क। वो एनर्जी के एक्सपेंस पे ही हमने क्या परफॉर्म किया है? वर्क परफॉर्म किया है। समझ में आ रहा है? ये जो वर्क परफॉर्म हुआ है इन एक्सपेंडिंग दिस कंडक्टर, दिस वर्क इज गेन्ड या दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ दिस एनर्जी विच इज लॉस्ट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इनिशियली थी, फाइनली नहीं थी, तो ये जो एनर्जी का लॉस हुआ, यही जो है इसी के एक्सपेंस पे क्या परफॉर्म हुआ है? वर्क। तो बेसिकली फंडा क्या है? सिंपल सा, कि अगर मैं ये वर्क निकाल लूं इन एक्सपेंडिंग, यही वर्क आपका किसके इक्वल होगा? जो एनर्जी स्टोर्ड थी आपकी, वही मैं निकालना चाहता हूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से फिर। अच्छा, तो ये मैं वर्क कैसे निकालूं? अब ये वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वो तो मुझे दिख ही रही है, डीएल बराबर। फोर्स क्या है? प्रेशर इंटू एरिया, है ना? सही है ना? प्रेशर कितना होगा आपका? वो तो मैं निकाल ही चुका हूं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया विच इज डीए मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज डीएल। सो दिस इज द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग दिस डीए एलिमेंट। इसका डीए का जो है, इसको डीएल एक्सपेंड करने में, ठीक है, आपका कितना वर्क परफॉर्म हुआ? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए इंटू डीएल। यही वर्क किसके इक्वल होगा आपका? जो एनर्जी हमारी स्टोर्ड थी, डीई। ठीक है, अच्छा, पर मुझे क्या चाहिए? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या एरिया इंटू लेंथ? ये वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, सो दिस विल बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डीए इंटू डीएल विल बी डीवी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलेंगे हम? डीई बाय डीवी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी विल बी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, क्योंकि आपको ये याद नहीं करना है, आपको जो याद करना है वो मैं बताता हूं क्या करना है। तो वो हो जाएगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। कुछ नहीं, कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब मुझे पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। तो इसको मैं ई से रिप्लेस कर देता, तो फाइनली आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, एनर्जी डेंसिटी इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एनर्जी डेंसिटी of an electric field is given by half epsilon naught E square, where epsilon naught is 8.85 10 raised to the power minus 12, E is electric field. सही है? So this is the formula of energy density. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया हमने? फिर से देखो, लास्ट सेक्शन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिराइव किया था। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है आपका, वो आया था हमारा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सरफेस पे आया कंडक्टर के, इसकी वजह से ये जो कंडक्टर है ये एक्सपेंड कर सकता है हमारा। ठीक, तो मान लिया ये जो कंडक्टर है ये इनिशियल सिचुएशन से एक्सपेंड कर गया। ठीक है, कितना? डीएल। ठीक, तो अब अगर आप ध्यान से देखें, जब ये डीएल एक्सपेंड किया तो कुछ वर्क परफॉर्म हुआ होगा। वो किसके एक्सपेंस पे परफॉर्म हुआ है? इनिशियली अगर मैं ये पॉइंट पी देखूं यहां पे, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, तो इस पी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी इनिशियली, जब ये कंडक्टर मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है दैट वाज आउटसाइड द कंडक्टर।
ठीक है, इनिशियली। पर जब ये एक्सपेंड हुआ कंडक्टर, ये जो पी पॉइंट है, सेम पी पॉइंट, ये अब इनसाइड लाई कर गया क्योंकि कंडक्टर तो एक्सपेंड हो गया आपका। ठीक, तो पहले ये पी पॉइंट आउटसाइड था, बाद में ये पी पॉइंट इनसाइड हो गया। ठीक, तो जब इनिशियली आउटसाइड था तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ कंडक्टर, और बाद में इनसाइड लाई कर गया तो यहाँ पे फील्ड कितनी हो गई आपकी, जीरो। तो पहले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बाद में कम होके हो गई है जीरो, तो मतलब एनर्जी का कुछ लॉस हुआ। तो यही एनर्जी का जो लॉस है, इसी के एक्सपेंस पे क्या परफॉर्म हुआ है आपका, वर्क। तो बेसिकली अगर मैं वो वर्क निकाल दूं कि एक्सपेंडिंग में कितना वर्क परफॉर्म हुआ, वही वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड थी, और वही मैं निकालना चाहता हूं। तो बेसिकली मैंने क्या निकाला है, वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द कंडक्टर। ठीक है, और उसी को फाइनली मैंने इक्वल किया जो एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो फाइनल रिजल्ट आपका आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, चलो, और नीट वालों को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट याद करना। तो आज के लेक्चर में नीट वालों के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ ये रिजल्ट याद करना है, विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली यूज होगा ये, डेरिवेशन से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, तुमने तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डेरिवेशन। डेरिवेशन करना चाहो कर लो, पर कोई जरूरत नहीं है, बस फील लो कि क्या हुआ, क्योंकि एडवांस में कुछ क्वेश्चन इससे आसानी से होते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो, तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज कैसे करना, बाद में सोचेंगे ये फॉर्मूला यूज कहाँ करें एडवांस में। एडवांस में क्वेश्चन जल्दी क्यों करता है सोल्व, ध्यान से मैं बता देता हूँ, कभी क्वेश्चन आया तो मैं करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन देख लेंगे इसका। इसका यूज कहाँ होगा मैं बता देता हूँ, कि कहीं भी आपको एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी चीज निकालनी है, जैसे याद करो, शायद हमने, ये एक होलोस्फियर था, सबको पता है इस पे चार्ज कहाँ आता अगर आप देंगे, सरफेस पे। तो इसके लिए मैंने वो निकाला था, क्या बोलते हैं आपका, सेल्फ एनर्जी, है ना। तो ये एनर्जी हमने सोचो इंटीग्रेशन से निकाली थी, कुछ तो आया था आपका, नोटबुक में देख लेना, मुझे याद नहीं है रिजल्ट। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने छोटे छोटे टुकड़े लेके आए थे और यहाँ पे लगा रहे थे। ठीक है, तो टोटल कितना वर्क हुआ हमने वो किया था, वो सब आया था आंसर, है ना। तो यही सेम डेरिवेशन आप कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी से, बिल्कुल आसान, कुछ करना ही नहीं है। क्या करो, मैं बता ही देता हूं, चलो। बेसिकली आपको इसके लिए एनर्जी स्टोर निकालनी है ना। तो आपने क्या किया, एक छोटा ये एलिमेंट लिया, ठीक, ये है आपका सपोज x, देखो कितना मजेदार है, 2 मिनट में डिराइव हो जाएगा। ये है आपका dx, इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूं। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी आज ही कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एडवांस में क्यों इसके जल्दी क्वेश्चन होते हैं, नीट वालों को तो रिजल्ट याद रखना, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं उस पर, रिजल्ट पर भूलना नहीं है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो एप्लीकेशन देखो इसका, 2 मिनट में कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने ये एक एलिमेंट लिया, ठीक है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, dx इसकी थिकनेस, मैं यहां पे एनर्जी स्टोर्ड निकाल लेता हूं, चलो, de एनर्जी स्टोर्ड, कितनी होगी एनर्जी स्टोर्ड यहां पे, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या है आपका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आएगा, क्योंकि मैं यहां पे निकालना चाहता हूं, तो वॉल्यूम आपका इसका आएगा। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर, ई स्क्वायर बोलो पहले कितना होगा, बोलो बोलो, ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां पे एनर्जी लिखना चाहते हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक स्फीयर की वजह से एक्स डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कितनी होती है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इट इज द एनर्जी डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्या मैं इसमें निकालना चाहता हूं सिर्फ, है ना। तो वॉल्यूम क्या लिखूंगा बताओ, दैट विल बी 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एरिया इंटू थिकनेस, यही तो होगा वॉल्यूम, बिल्कुल। तो कितना हो गया बोलो, सो डीई इज हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है यहां तक।
अच्छा, तो डीई आपका कितना का, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हाफ एप्सिलॉन नॉट, फील्ड मैंने सही लिखी है ना, हाँ एक्सटर्नल है तो एक्स दूरी पे फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू चार्ज है टोटल, सही लिखी है ना, हाँ, और उसका भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि फॉर्मूला में है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सही लिखा है, हाँ सही है। के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, या उसको के स्क्वायर ही रहने दे क्या, चलो के स्क्वायर रहने देते हैं, इंटू क्यू स्क्वायर फाइनली डाल देंगे वैल्यू, इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, दैट विल बी 1/x² dx। ये कौन सी एनर्जी आई, ये एनर्जी आई इस रीजन में, पर मुझे तो पूरे के लिए एनर्जी चाहिए, तो एक होलोस्फीयर के लिए एनर्जी कहां स्टोर होगी, सोच के बताना, क्या एक होलोस्फीयर के लिए एनर्जी कभी अंदर स्टोर हो सकती है, नहीं, तो होलोस्फीयर के लिए एनर्जी कहां स्टोर होगी आपकी, यहां से लेके अनंत तक, वही क्या होगी इसकी सेल्फ एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेके इंफिनिटी तक, मतलब एक्स विल वेरी फ्रॉम कैपिटल आर टू इंफिनिटी, अगर मैं वो इंटीग्रेट करके एनर्जी निकाल लेता हूं, दैट विल बी द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, जो हम पहले निकाल चुके हैं होलोस्फीयर के लिए, ठीक है। सो बेसिकली टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई, कॉन्स्टेंट्स बाहर रखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई इंटीग्रेशन 1/x² dx, एक्स विल वेरी फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, क्योंकि एक होलोस्फीयर के लिए जो आपकी एनर्जी स्टोर रहेगी वो रहेगी आपकी सरफेस से लेके इंफिनिटी तक, अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं, तो मैं वही टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं, वही इक्वल होगी सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलोस्फीयर, जो मैंने पहले निकाली थी इंटीग्रेशन से, ठीक है, खत्म सवाल। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई 1/x² इज -1/x, इंटीग्रेशन आता है ना सबको, लिमिट विल बी फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, कितना हो गया बोले, हाफ एप्सिलॉन, के की वैल्यू आप डाल ही देते हैं, ठीक है, कितना है के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका स्क्वायर करो, 16 पाई² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू इंफिनिटी डालोगे तो 0, माइनस साइन के साथ आर डालोगे तो दैट विल बी +1/r, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, वापिस के लिख देते हैं उसको, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इंटू आर, दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अपनी नोटबुक में पीछे के पन्ने पलट के देखना, इतिहास उठा के देखना, रिजल्ट शायद यही आया था, विच वॉज k²/2r, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ होलोस्फीयर। नीट वालों के लिए कोई जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी करवाते हुए बोला था, उनको होलोस्फीयर के सेल्फ एनर्जी, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और कंडक्टर में भी उनके लिए हर चीज जरूरी नहीं है, 3 शेल्स बीच की अर्थिंग कर दो, कभी क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे आपको, ना टेस्ट सीरीज में ना ही नीट में, आज तक नीट में कभी आया ही नहीं है। तो बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका कंडक्टर तक, विच इंक्लूड्स कूलम्स लॉ, इट्स एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट्स जो हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड देन डाइपोल, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। करना चाहें आप कंडक्टर भी कर सकते हैं, करना है ऐसा नहीं है, छोड़ना है, कंडक्टर बिल्कुल करना है आपको, पर वो 3 शेल्स, ठीक है, 3 कंसेंट्रिक शेल्स, बीच को अर्थ कर दो, बताओ कितना चार्ज आएगा, है ना, पोटेंशियल्स लिखना, ये आपको बहुत रेयरली टेस्ट सीरीज में मिल सकता है, अदरवाइज एग्जामिनेशन में फाइनल में कभी नहीं आएगा वो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, उसको करना है, ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ में ना आए तो उसको पूछो, पर डरना नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा है समझ तो पूछो एक बार, ठीक है, पर एडवांस वालों को हर चीज करनी है, एडवांस के लिए तो कंडक्टर मतलब जान है, कंडक्टर से क्वेश्चन आता है लगभग हर दूसरे साल, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी की एप्लीकेशन समझ में आ गई। अब एक होमवर्क मैं देता हूं, इसी एनर्जी डेंसिटी का यूज करके आप निकालो सेल्फ एनर्जी फॉर अ सॉलिड स्फीयर, और जितना मुझे याद है वो आई थी शायद KQ²/8r, शायद मुझे याद, इतना अच्छे से याद नहीं है, वेयर K वॉज 1/4πε0 Q टोटल चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, क्योंकि सॉलिड के लिए आप क्या लेंगे, चार्ज ऐसा आता है आपका,
पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब मेरा एक वो है होमवर्क है, मतलब तुम लोगों के लिए, इसके लिए सेल्फ एनर्जी निकालो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, होलो के लिए हमने निकाल ली, क्यों? क्योंकि होलो के लिए अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है, तो अगर मुझे उसके लिए एनर्जी निकालनी है, तो अगर मैं वो एनर्जी निकाल लूं एक छोटे से रीजन में जो कन्फाइंड है, ठीक है, जो मैंने एक्स दूरी पे जाके निकाली है, ये छोटी सी एनर्जी जो छोटे से रीजन में कन्फाइंड है, उसको अगर मैं इंटीग्रेट मारूं प्रॉपर लिमिट्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है एनर्जी कहां स्टोर होने वाली है, तो वो अगर मैंने मारा तो फाइनल आंसर मेरा आ गया। सॉलिड के लिए कहां से कहां लगाओगे? सॉलिड के लिए क्या होगा आपका, सॉलिड के लिए आपको लेना पड़ेगा फिर से एक एलिमेंट जैसे इसमें लिया, पर उसमें जो लिमिट आएगी एक्स की, वो आएगी आपकी 0 से लेके ये पूरा। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से पिछली वाली समझ में आई होगी, उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। तो आंसर शायद k⁴/8 r आता है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये होमवर्क आपका, इसको डिराइव करना। ठीक, तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीजें बची है, वो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, 10 मिनट की, वो देख लेना बोर्ड के लिए, वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो वो बोर्ड के लिए है, उसको देख के नोट कर लेना और समझ लेना, क्योंकि वो कभी उसमें नहीं आएगा, ना नीट में, ना मेंस में, ना एडवांस में, कहीं नहीं आएगा। तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा 10 मिनट की, उसको देख के नोट कर लेना। ठीक है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल और हम लोग जो है, कल मैं वो वीडियो वो वाली शेयर कर दूंगा वेन डी ग्राफ वाली, तो वो कल आप करो, और पीछे का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करो, जो भी लेक्चर आपने नहीं देखा उसको देखो, और HCV हमारी पूरी सॉल्व हो गई है, तो गॉस लॉ की बची है वो HCV सॉल्व करो, और बुकलेट जो है उसके एडवांस लेवल प्रॉब्लम सेक्शन एक्सरसाइज 2 भी शायद कुछ बची है, कंडक्टर के क्वेश्चन बचे होंगे, तो एक्सरसाइज 2 1 भी लगभग कंडक्टर के क्वेश्चन बचे, उसमें 1 2 अब ये कंप्लीट कर लो अगले 4-5 दिन में। ठीक है, वेडनेसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे, परसों नहीं थर्सडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, नया चैप्टर। कैपेसिटर उसके बाद करेंगे, वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रो के बाद कैपेसिटर आता है, पर कैपेसिटर करंट के बाद करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेनली क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आता होगा। ठीक है, रजिस्टर सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 + R2, उसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक और इंटरेस्टिंग और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, कोई भी हो। मेंस में तो पिछले साल तक हर साल 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही थे करंट से, 2 से 3, 3 भी कभी कभी आए हैं, पर क्योंकि इस साल क्वेश्चन का काउंट कम हो गया, 25 हो गए हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से उनको कम करना पड़ेगा, तो करंट से क्वेश्चन 3 की जगह 2 या 1 पर आएगा जरूर। मतलब बहुत आसान चैप्टर है, इलेक्ट्रो से कहीं ज्यादा आसान है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम इलेक्ट्रो जितना। इलेक्ट्रो में हमने जितना टाइम दिया उससे 5-6 लेक्चर कम ही लगे। इलेक्ट्रो में हमने मुझे लगता है 21 लेक्चर लगाए, 21, मतलब लगभग आपका 4 वीक चला है लगभग, बीच की संडे वनडे हटा के, मतलब मिला के। ठीक है, उससे 4-5 दिन पहले ही आपका करंट खत्म हो जाएगा, और इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, जो भी डाउट है उसको पूछो, थियरी में या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ वो सब। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे वाले, अभी तक हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसी के ऊपर। तो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास 2 नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, जिनके बीच में प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, जिनके बीच में सेपरेशन है 0.01 मीटर। कितनी सेपरेशन है? 0.01 मीटर। ठीक है, एंड प्लेट 2 इज एट हाइयर पोटेंशियल एज कंपेयर टू प्लेट 1, और दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस आपको गिवन है 20 वोल्ट। So V2 minus V1 is given as 20 volt. ठीक है, the plates are separated by 0.01 meter and can be treated as infinitely large. कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पर सिग्मा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड V की हेल्प से निकाल लोगे? इतना तो अब आपको सबको आ गया होगा। An electron is released from rest on the inner surface of plate 1. What is its speed when it hits plate
2, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वो जाके टकराया प्लेट नंबर 2 को। तो क्वेश्चन है यहां पे स्पीड कितनी होगी। मास दिया है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 1.6 10⁻⁻19 kg। ये 1 दिया है उसने। ऑप्शंस है आपके, फाइंड, क्वेश्चन क्या समझ में आ गया, लिख लेना अपनी नोटबुक्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हिट्स द प्लेट 2। अब आधों के मन में सवाल उठेगा, 1 से रेस्ट से रिलीज किया तो ये 2 की तरफ भागा ही क्यों और सीधा क्यों भागा। तो आंसर जिसको इलेक्ट्रो आता होगा उसके पास आंसर होगा, क्योंकि बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। ठीक है, और कहां से कहां आएगी, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, वो भी उसको आ गया होगा, क्योंकि उसको पता है कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां वेरी करती है पता होगा। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर आपको ये चीजें पता होगी तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करने वाला है, उसके ऊपर फोर्स राइट की तरफ लगने वाला है, वो एक्सिलरेट करने वाला है। क्वेश्चन वही है कि स्पीड कितनी होगी। तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं, आप लोग पॉज करके ट्राई करो। ऑप्शंस है 1.87 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन इज 32 इंटू 10⁻⁻19 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन इज 2.65 इंटू 10⁻6। पहला और थर्ड ऑप्शन थोड़े आसपास है, तो ध्यान से थोड़ा मैथ लगाना, कैलकुलेशंस सही से करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज 7.02 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। सो ट्राई करो, ठीक है। करो सब लोग ट्राई, पॉज करके ट्राई करो, मैं करवा रहा हूं सोल्व, आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो आंसर है इसका सी, 2.65 इंटू 10⁻6। तो जिसका हो गया अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जिसका नहीं हुआ देखो क्यों नहीं हुआ, बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर, हमको पता प्लेट 2 हाई पोटेंशियल पे है, तो वो इसलिए उसने किस लिए दिया गया है, वो उसने दिया है सिर्फ और सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, और कोई उसका यूज नहीं है। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर, राइट टू लेफ्ट, ई, है ना, है ना। राइट टू लेफ्ट क्यों, क्योंकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और 1 का पोटेंशियल कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट आएगी, लेफ्ट टू राइट नहीं हो सकती। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है निकालनी, V/d। अरे है, V पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 20, D is 0.01, so this comes out to be 2 into 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, V/d कैसे किया पता है ना, ये सब अभी करंट में भी आएगा। E को मैंने डायरेक्टली V/d कर दिया, शायद मैंने बताया भी था कि अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये बताया है, या जिसको नहीं पता है यहां से सोल्व कर लो। dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, कर लोगे। EDR, चार्ज को कहां से कहां लेके जाओ, 1 से 2 लेके जाओ, एकदम सिंपल है। चार्ज को जब आप 1 से 2 लेके जाएंगे सो क्या हो जाएगा आपका dV, V2 माइनस V1, दैट विल बी माइनस E डॉट dr। E लेफ्ट की तरफ, चार्ज को आप लेके जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 1 भी ले जा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 1 से 2 क्या, dr राइट की तरफ, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, दोनों में एंगल 180, तो एक माइनस वहां से, दैट विल बी E इंटू dr। और E क्योंकि आपका कांस्टेंट है बिटवीन द इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, सो E बाहर आ गया, dr का इंटीग्रेशन आ जाएगा टोटल ये जो डिस्टेंस है विच इज d, तो ये तो मैंने किया है। So E comes out to be V2 minus V1 divided by D। V2 minus V1 is potential difference between the two plates। ये सब आपको आना चाहिए, करंट में भी वापस आएगा। चलो, फील्ड आ गई मेरी। अब इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब तो आते होंगे सब। सो किधर फोर्स लगेगा उसके ऊपर, राइट की तरफ, कितना, चार्ज इंटू फील्ड। चार्ज कितना उसका, 1.6 10⁻⁻19 इंटू फील्ड इज 2 इंटू 10⁻³ विच कम्स आउट टू बी
3.2 10⁻16 आता है सबको ये निकालना। चलो अच्छी बात है। फोर्स आ गया, फोर्स से एक्सीलरेशन आ जाएगी, बिल्कुल। कैसे आएगी फोर्स एक्सीलरेशन? सो एक्सीलरेशन विल बी फोर्स बाय मास, सो दिस विल बी 3.2 10⁻16 अपॉन 9.11 10⁻31, so this will be 3.2 upon 9.11 into 10⁻15 meter per second square. So this is the acceleration of the electron. क्या ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? यस, बिकॉज थ्रू आउट इट्स जर्नी, हिज नहीं, थ्रू आउट इट्स जर्नी इसकी जो एक्सीलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। और मुझे पता है, अगर मुझे काइनेमेटिक्स आता है, सो इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, हम वो तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करना अच्छा रहेगा? थर्ड इक्वेशन। सो यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, v square should be equal to u square plus 2as. So v square is equal to u square which is 0, 2 a 3.2 9.11 into 10 की पावर 15 into s, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 raised to the power -2, तो v square comes out to be 6.4 upon 9.11 10 raised to the power 13। अब एक काम करो, ऑप्शन से दिख रहा है रूट लेना है हमको, तो 12 रखो इधर और एक 10 ले जाओ उधर, तो दैट इज 64। ठीक, सो v कम्स आउट टू बी 64 का अंडर रूट विच इज 8, 9.11 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 10 की पावर 12 का अंडर रूट विच इज 6, 8/3। अब तो हमको दिख गया कि ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर इज सी 2.65 इंटू 10 raised to the power 6। तो मुश्किल कुछ नहीं है, अजीब कुछ नहीं है, सब कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी वो शेल्स के प्रॉब्लम करने में, कंडक्टर के प्रॉब्लम करने में, पर वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वो भी आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, चलो चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना, पॉज करके ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मैं डायग्राम पहले बना रहा हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं फिर ऑप्शंस लिखता हूं, आप लोग ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q, दिख रहा है सबको, आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ अ साइड, जिसको नाम दिया उसने साइड 1, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 है। तो हिंदी में मैं बता देता हूं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q, दे आर प्लेस्ड, उनको प्लेस किया गया है एक साइड जिसको उसने नाम दिया साइड 1, एक स्क्वायर के साइड 1 के एंड्स पे, वही मैंने बनाया, और स्क्वायर का जो साइड है उसको 2 वैल्यू बोली है उसने। ठीक, दो और चार्जेस रखे गए हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, मतलब -q, नेगेटिव चार्जेस, उनको रखा गया जो बाकी दो कॉर्नर्स है हमारे। ठीक, चारों पे चार्जेस आ गए। अच्छा, एक और चार्ज है कैपिटल Q, दिख रहा है डायग्राम में। इनिशियली वो जो कैपिटल Q था वो साइड 1 के सेंटर पे था, सेंटर पे ध्यान देना, मैंने बनाया भी है, साइड 1 मतलब पॉजिटिव चार्जेस जहां पे थे उसके सेंटर पे था, और वहां से रेस्ट से रिलीज हुआ है, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो U इज 0। ठीक है, और वहां से वो चल के गया है स्क्वायर के सेंटर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इफ अ चार्ज कैपिटल Q मूव्स फ्रॉम द मिडल ऑफ साइड 1 टू द सेंटर ऑफ स्क्वायर, दिख रहा है सबको, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी
ऑफ दिस चार्ज कैपिटल क्यू एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर के सेंटर पे पहुंचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सामने मैं रख रहा हूं, 0, बी ऑप्शन इज k इंटू टू क्यू क्यू बाय ए 1+1/√5, सी इज k इंटू टू क्यू क्यू बाय ए 1-1/2√5 and last one is k into 2q by a 1-1/√5। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, आंसर मैं बता रहा हूं क्या है। आंसर है इसका डी, के 2q बाय ए 1-1/√5, डी। तो जिसका हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो बाकी चार्जेस तो रेस्ट पे हैं, वो तो बेचारे पहले भी बैठे हुए थे कॉर्नर पे, बाद में भी बैठे हुए हैं कॉर्नर पे, तो उनकी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है आपकी। ठीक, और क्योंकि पूरे सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, पढ़ा है ना, सो वी कैन यूज द एनर्जी कंजर्वेशन। बराबर, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलती है? इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बराबर, इनिशियल, और ये पूरे सिस्टम की है, ध्यान देना, मैंने बहुत बार मेंशन किया, जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो पूरे सिस्टम की आपको लिखनी होती है। इनिशियल काइनेटिक पूरे सिस्टम की 0, पांचों चार्जेस रेस्ट पे हैं आपके। इनिशियल पोटेंशियल, अब मैं एक चीज कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप लोग समझेंगे कि मैं वो चीजें क्यों नहीं लिख रहा हूं। मैं इनकी 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 ये जो 6 पेयर बनेंगे, क्योंकि चार पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, कैपिटल क्यू का भी भूल जाओ, 4 पार्टिकल हैं तो उसके कितने पेयर बनेंगे आपके? 6 पेयर बनेंगे। बराबर, उन 6 की मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे लिखनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैं पूरे सिस्टम की लिख रहा हूं, पर मैं उन 6 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि उन 6 की पोटेंशियल एनर्जी वापस आ जाएगी फाइनल में भी, क्योंकि फाइनल में भी तो वो वहीं प्लेस्ड है। तो जब आप डिफरेंस लेंगे उधर ले जाके, तो वो 6 के एनर्जीज तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना? बात समझ पा रहे हो? इसकी 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 इन सब की एनर्जीज मैं नहीं लिख रहा हूं। ये 6 पेयर्स बनने चाहिए पर मैं एनर्जी नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वही 6 के 6 पेयर्स की एनर्जी फाइनल केस में भी आएगी और डिफरेंस लेने पे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो मैं एनर्जी फिर किसकी लिखूंगा? ये 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 जो 4 एनर्जीज है, क्योंकि ये फाइनली चेंज हो रही है, क्योंकि कैपिटल क्यू की पोजीशन फाइनली चेंज हो रही है। तो कितनी एनर्जी है बोलो फटाफट, फॉर्मूला याद है? के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। सो के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस विच इज ए, क्या इंटू 2, क्योंकि इसके लिए भी वही एनर्जी होगी। अच्छा, अब माइनस क्यू की वजह से, और एनर्जी लिखते हुए साइन आता है, ध्यान देना, तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या दिस इज 2a, क्या दिस इज a, क्या दिस विल बी √5a, और वहां से भी सेम फंडा, वहां से भी कितना होगा? √5 है ना। तो उन दोनों की एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके साथ? माइनस के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस विच इज √5 है इंटू 2, क्योंकि दोनों की वजह से सेम आएगी। सो दिस इज योर इनिशियल एनर्जी। वैसे इनिशियल पूरी नहीं है क्योंकि 6 पेयर हो रहे हैं इसके साथ, इनके आपस में, छोटे वालों के आपस में, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल उन चारों की तो 0 क्योंकि वो तो रेस्ट पे ही है आपके। ठीक, सिर्फ किसकी काइनेटिक एनर्जी है? कैपिटल क्यू की, जो हमको निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो 6 पेयर की वापस वही हो जाएगी, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं। बची किसकी? कैपिटल क्यू के साथ इन चारों की वापस, जैसे मैंने यहां लिखी है। अब एक चीज ध्यान दो, कैपिटल क्यू अब चारों से इक्वी डिस्टेंट होगा आपका। कैपिटल क्यू चारों से इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंट होगा आपका। क्यों? ये होगा a/√2, ये होगा a/√2, ये होगा a/√2, ये होगा a/√2। अब एक मजेदार चीज देख रहे हो, इन दोनों की जो इंटरेक्शन एनर्जी पॉजिटिव में आएगी, वही इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों की नेगेटिव में आएगी। इन दोनों की जो नेगेटिव में आएगी वो इन दोनों की पॉजिटिव, क्या फाइनली 0 हो जाएगी, सब एक दूसरे को उड़ा देंगे, तो फाइनल विल बी 0।
खत्म सवाल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फाइनल पूरे सिस्टम की जीरो है, नहीं, उन 4 पेयर्स की जीरो है। वो 6 पेयर भी तो बचेंगे अभी, वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे। वो 6 पेयर की यहां लिख लो, वो 6 पेयर की यहां भी आएगी, तो माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, खत्म सवाल। सो उसने हमसे मांगा था क्यू की काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो जाएगा 2k क्यू बाय ए 1 - 1/√5, सीधा आंसर। ठीक है, बहुत लोगों का आ गया होगा क्योंकि बहुत लोगों को अच्छे से समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो जिनको नहीं आया अभी भी देखो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। अब एक दो क्वेश्चन कंडक्टर के करते हैं, बाकी तो आपको बुक है ही आपके पास, उसको सोल्व करो, कोई डाउट है तो उसको पूछो। वैसे हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान से कंसेप्ट सीखो और उसके बाद अप्लाई करो उनको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं एएलपी का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करना। तीन कंसेंट्रिक शेल्स हैं, इनर मोस्ट की रेडियस है ए, मिडल वन की रेडियस है 2a, आउटर मोस्ट की रेडियस है 3a। शेल्स के नाम दिया उसने ए बी सी, एक दो चीजें और दी हैं। शेल बी इज अर्थ, शेल बी को उसने अर्थिंग किया है, ये सिंबल होता है सबको पता है। शेल सी इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक, नाउ इफ शेल सी इज कनेक्टेड टू शेल ए, शेल सी और शेल ए को आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवा दिया, तो सवाल है फाइनल चार्ज ऑन शेल बी इज, शेल बी के ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा। ठीक है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन शेल बी। तो जिसको ट्राई करना है ट्राई कर सकता है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सो ऑप्शन है -4q/13, -8q/11, -5q/3, -3q/7। ठीक है, ट्राई करो। आंसर मैं इसका बता देता हूं आपको, आंसर दिया है बी -8q/11। तो पॉज करके ट्राई करो, हमारे पास 3-4 मिनट अभी बची हैं, तो उसमें हम करते हैं। तो कल आपको मिलेगा बेंडीग्राफ जनरेटर का लेक्चर, ठीक है, छोटा सा है, 10 मिनट का, 12 मिनट का। ठीक है, और एक टॉपिक हो रहा है शायद, वो भी मतलब कुल मिला के 20-25 मिनट का है, वो सिर्फ देखना और नोटबुक में लिखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो होगा, 2-3 दिन उसमें जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब, तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो तब तक आप अपना पुराना पूरा सोल्व करो, क्योंकि फिजिक्स जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। जितना ज्यादा सोल्व करेंगे, जितना ज्यादा कंसेप्ट्स लगाएंगे, उतना ज्यादा फिजिक्स सीखेंगे। बैठ के सिर्फ पढ़ने भर से आपको फिजिक्स नहीं आने वाली, सिर्फ आपने सुना लेक्चर, कहानी सुनी, कथा सुनी और उसके बाद छोड़ दिया, तो उससे कभी फिजिक्स नहीं आएगी। जब तक आप सोल्विंग नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे, नीट वालों के लिए भी जितना अच्छा लगाओ उतना अच्छा है, जितने हाई लेवल के न्यूमेरिकल लगाओगे, एडवांस के लगाओ, पर इतना भी नहीं कि एकदम एडवांस के लगाओ, ऐसा आपको जो बुक बोली गई है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत मुश्किल है उसके। ठीक है, वो करो तो नीट तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप आपको आसान वाले तो ऐसे ही हो जाए, जैसे एडवांस वाले एडवांस के करो, मेंस तो क्या ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन शेल बी, बी के ऊपर फाइनल चार्ज निकालो। क्या क्या फंडे होने वाले हैं दिख रहा है, चलो करो, ट्राई करो। हो गया, देखो जिनका नहीं हुआ, तो आंसर दिया है उसने -8q/11। चलो, तो दो कंसेप्ट है मेरे पास, जो मुझे लगता है आपको कंडक्टर पढ़ा है तो आता होगा। जिसकी अर्थिंग की उसका पोटेंशियल 0, तो उसका पोटेंशियल बहुत
कारणों से हो सकता है, वो मैं सब बता चुका हूं, खुद पे चार्ज, बाहर वाले के पे चार्ज, अंदर के पे चार्ज, वो सब लिख के नेट सम सबका जीरो कर दो, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर तो सबको डायरेक्टली लिखना है, और नेट सम जीरो कर दो। और जिनको आपने आपस में वायर से कनेक्ट करवाया, जैसे इस केस में ए और सी को, तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो यही दोनों कंसेप्ट यूज करने हैं हमको और आंसर निकालना है, सिंपल। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं बी पे फाइनल चार्ज हो गया आपका Q2, सी पे हो गया Q3, ए पे हो गया Q1, ऐसा सब पे फाइनल चार्ज मैंने ले लिया, Q1, Q2, Q3। मुझे बेसिकली निकालना है Q2, कोई क्वेश्चन में बी पे फाइनल चार्ज मांगा है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये क्योंकि आपने वायर से कनेक्ट करवाया था, ठीक है, तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाने चाहिए, मतलब VA शुड बी इक्वल टू VC, बराबर, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। ए का पोटेंशियल खुद पे चार्ज की वजह से के क्यू वन बाय ए, मिडल की वजह से के क्यू टू, क्योंकि मिडल के लिए इंटरनल पॉइंट है तो उसकी रेडियस लगेगी, ये आता है ना सब। बाहर वाले की वजह से उसका भी इंटरनल पॉइंट है तो रेडियस। ये मैंने क्या लिखा, ए पे टोटल पोटेंशियल दैट शुड बी इक्वल टू सी पे टोटल पोटेंशियल, तो सी पे ए की वजह से के इंटू क्यू वन बाय, क्योंकि आउटर पॉइंट है तो डिस्टेंस लगेगा, प्लस बी की वजह से वो भी डिस्टेंस लगेगा, सी खुद की वजह से के क्यू थ्री बाय खुद की रेडियस, तो ये तो गायब हो गया आपका, के बाय के बाय के बाय के बाय क्यू वन माइनस क्यू वन बाय थ्री विच इज टू क्यू वन बाय थ्री, और क्यू टू बाय थ्री माइनस क्यू टू बाय टू, so this will be 2q1 by 3 is equal to 6 LCM, so minus q2 by 6, so q2 comes out to be minus, या q1 comes out to be माइनस q2 by 4, ये आ गया हमारा पहला रिलेशन। दूसरा, B की हमने अर्थिंग की है, क्योंकि B की अर्थिंग की है तो B का पोटेंशियल शुड बी जीरो। अब B का पोटेंशियल तीन कारणों से, अंदर वाले की वजह से के क्यू वन बाय, क्योंकि बाहर का पॉइंट है तो डिस्टेंस विच इज 2a, खुद की वजह से के क्यू टू बाय खुद की रेडियस, बाहर वाले का इंटरनल पॉइंट है तो के क्यू थ्री बाय उसकी रेडियस, के बाय ए के बाय ए के बाय ए, so which is q1 by 2, which q1 is minus q2 by 4, so this is minus q2 by 8 plus q2 by 2 is equal to minus q3 by 3, so 8 LCM 4 minus 1, 3 q2 by 8 is equal to minus q3 by 3, so q3 comes out to be minus 9 q2 by 8, ये दो आ गए हमारे पास। Q1 को मैंने Q2 की टर्म में लिख दिया, Q3 को Q2 की टर्म में लिख दिया, और मुझे चाहिए Q2। अब एक इक्वेशन और चाहिए फिर मुझे, अब वो कहां से आएगी, क्योंकि C को आपने टोटल चार्ज दिया है कैपिटल Q, बराबर, C को जब आपने टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया, वही वायर के थ्रू A और C पे ही रहेगा वो, और कहीं जाने नहीं वाला वो, है ना। तो A पे फाइनल चार्ज मैंने Q1 माना, C पे फाइनल चार्ज मैंने Q3 माना, तो क्या मुझे पक्का पता है Q1 प्लस Q3 इन दोनों चार्जेस का सम तो Q ही होगा, क्योंकि और तो कोई चार्ज ही नहीं है इस पे, इनिशियली इस पे जीरो था, इस पे Q था, तो ओवरऑल चार्ज दोनों पे कैपिटल Q, तो वायर से कनेक्ट करवाने के बाद चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है। तो फाइनल जो भी आएगा Q1 इस पे Q3 इस पे, पर सम तो Q ही रहेगा ना, तो Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू कैपिटल Q, पक्का। Q1 की वैल्यू डालो माइनस Q2 बाय 4, Q3 की वैल्यू डालो माइनस 9 Q2 बाय 8, दिस इज Q, 8 LCM 2 9 माइनस 11 Q2 बाय 8 इज इक्वल टू Q, Q2 comes out to be minus 8Q by 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलो डिफिकल्ट अगर आया तो मतलब इससे डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो कंसेप्ट बस यही है, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप दुनिया के हर क्वेश्चन कर सकते हो, बस कंसेप्ट मेन है, फिजिक्स मतलब कंसेप्ट, और कुछ नहीं, रटना नहीं है कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझो और उसको यूज करो। अब आधे सोचेंगे कि सर जब दोनों को आपने कनेक्ट करवाया ए और सी को, सोच भी लिया होगा क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छा तरीके से समझते तो वो ये सब सोच सकते हैं कि ए और सी को जब आपने कनेक्ट करवाया तो ए पे चार्ज गया ही क्यों, वो सी पे ही क्यों नहीं रह गया, क्योंकि कल एक क्वेश्चन हमने किया था इनर से आउटर पे पूरा चार्ज चला गया था, बराबर, ऐसे ही किया था ना। तो इनर से आउटर पे पूरा चार्ज चला गया था, तो आधों ने सोचा होगा सर इस केस में जब हमने सी को क्यू चार्ज दिया तो वो सी पे ही क्यों नहीं रह गया, वो ए पे क्यों चला गया,
मतलब ए पे इनिशियली जीरो चार्ज तो फाइनली भी जीरो रहे, सी सिर्फ क्यू, पूरे क्यू का क्यू सी पे ही रह जाए। ऐसा बहुत लोगों ने सोचा होगा जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो हर चीज अच्छे से देखते हैं। तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि मैंने चार्जेस अलग अलग लिए हैं, देखो फाइनली उस पे Q3, उस पे Q2, उस पे Q1, और सम तो Q ही रहेगा Q1 प्लस Q3 का, क्योंकि वायर से कनेक्ट है, चार्ज कहीं और जा ही नहीं सकता। ये जो कैपिटल Q चार्ज है इन दोनों में खेलता रहेगा आपस में। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनना। क्या वायर से कनेक्ट कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, बराबर? चलो मैं एग्री करता हूं तुम लोगों की बात से कि फाइनली ये अनचार्ज ही, मतलब इस पे जीरो चार्ज रहे, न्यूट्रल रहे, और इस पे क्यू चार्ज रहे। मैं एग्री करता हूं आप लोगों की बात से, पर उसमें गलती होगी जब आप वी इज इक्वल टू वीसी करेंगे, है ना? जब आप वी इज इक्वल टू वीसी करेंगे, ए का पोटेंशियल खुद की वजह से तो होगा ही नहीं, ठीक है? खुद की वजह से आपका कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा खुद की वजह से? खुद पे चार्ज ही नहीं आपने लिया। बी की वजह से, बी का इंटरनल दैट विल बी के क्यू टू बाय टू है, खुद की रेडियस। सी की वजह से के कैपिटल क्यू बाय थ्री है। ये मैं क्या लिख रहा हूं? ए का ओवरऑल पोटेंशियल। सी का पोटेंशियल ए की वजह से नहीं होगा क्योंकि ए पे चार्ज नहीं है। बी की वजह से के क्यू टू बाय एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज थ्री है। खुद की वजह से के क्यू बाय थ्री है। कैंसिल, के क्यू टू के क्यू टू। क्या कभी थ्री इज इक्वल टू टू हो सकता है? यहां से तो आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है। उन्होंने सोचा सही, बिल्कुल सही सोचा, ऐसा नहीं गलत सोचा, पर गलती क्या है वो समझ में आ गई। ठीक है, तो मतलब चार्जेस जो हैं वो ए पे भी आएंगे ताकि ए और सी का पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी शुड बी सेम, ठीक है? और वो तभी होगा जब वायर के थ्रू चार्जेस ट्रांसफर होंगे। ए पे फाइनल चार्ज जीरो नहीं हो सकता। तो फिर आधों के मन में उठेगा कि सर फिर कल क्यों हुआ था, कल नीचे बाहर अंदर से बाहर कैसे चला गया था पूरा? क्योंकि उसमें अर्थिंग वर्थिंग का कोई सीन नहीं था। यहाँ पे तीन शेल्स हैं, बीच के आपने अर्थिंग की है, तो चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हर बार वही कंसेप्ट होगा, वो सिर्फ तभी जब दो शेल्स हैं आपके पास, कोई अर्थिंग वर्थिंग कुछ कंसेप्ट नहीं है, सीधा दोनों को आपस में कनेक्ट कराए तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर आ जाता है, वो कंसेप्ट सही है। पर इसमें वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि चार्जेस इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने ही चाहिए अगर आपको ए और सी का पोटेंशियल सेम करना है तो, ठीक है? चलो, तो ये लास्ट लेक्चर आपका इलेक्ट्रो का, तो इलेक्ट्रो आपका खत्म। तो अच्छे से इसको पढ़ो, कोई भी डाउट है उसको पूछो, और होमवर्क आपको दिया जाएगा तो उसको सिंसियरली सॉल्व करो, ठीक है? चलो, बाकी करेंगे अब थर्सडे को नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी।